को फ़ोन करिए। आप फिर भी अपनी अपनी चीज़ें कि ये नहीं है वो नहीं है, सारी समस्याएं यहीं पे रख लीजिए। क्या बताइए, क्या मैं ये क्लास समस्याओं के समाधान के लिए दे रही हूँ? जिस चीज़ की है क्लास है वो चीज़ तो आपने एक बार भी नहीं पूछी। चलिए ठीक है, अब मैं आप लोगों की कमेंट्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देने वाली। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास। मैंने आप लोगों से पूछा था कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक भी बच्चे ने इस बात का जवाब नहीं दिया, अपनी अपनी बातों में लगे हैं, उल्टी फुल्टी चीज़ों में। मैं ही याद करती हूँ कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्वर के बारे में फिनिश कर दिया था, स्वर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन को हम शुरू करेंगे। देखो ध्यान से बैठना बिल्कुल। आज हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं, बहुत सारी चीज़ें समझनी हैं, अपने एग्ज़ाम बेस्ड हमें चीज़ों को यहाँ पे हल करना है। तो सबसे पहले हम व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो जल्दी से फटाफट पेन उठाइए और 2-4 लाइन लिखिए पहले, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इस पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे पहले हमें बात करनी है, यहाँ पर व्यंजन की परिभाषा लिखनी है। ठीक, यहाँ पे इसके यहाँ पे एक लाइन आपको लिखनी है। लिखिए इसमें, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अंचल गुप्ता, आप जो लिख रहे हैं इसके बारे में मैंने कल की क्लास में लास्ट में बताया है। कृपया आप उस बात को पुनः जाकर सुन लें, पढ़ लें, देख लें जो मैंने बताया, जो आप प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम लगा दीजिए और इस परिभाषा को उद्धरण चिन्ह में बंद कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? उद्धरण चिन्ह जो हम इस तरह से लगाते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, इसके नीचे एक अगला पॉइंट आपको पॉइंट बनाना है और यहाँ पे लिखिए। देखिए, स्वरों के बिना, स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण, स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है, कॉमा, बिना स्वर वाले व्यंजन में, बिना स्वर वाले व्यंजन में, बिना स्वर वाले व्यंजन में लिखिएगा हल, और ब्रैकेट में इस तरह से लिखना है, बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है, बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जहाँ आपको नीचे वर्ण लिख कर दिए हुए हैं ना आपके इसमें नोट्स में, देखो ध्यान देना सबने। जैसे यहाँ पे व्यंजन लिखा है और यहाँ पे ये व्यंजन आ गए, इतने बीच में जो आपको ये स्पेस मिला है ना, इस स्पेस में आपको कम से कम 8 लाइन लिखनी है। ठीक है, कम से कम 8-9 लाइन। तो इतना ही छोटा छोटा करके और तरीके से लिखना है, ऐसा नहीं, क्योंकि 8-9 लाइन आप लिखेंगे, अगर आपने मोटा मोटा लिख दिया तो वो आएगा नहीं। ठीक, ऐसे ही हम पॉइंट करके जो व्यंजन है उनके बारे में हम कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा कि बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है, कॉमा करके लिखिए, जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं, जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं, पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं, पूर्ण विराम लगा के फिर अगली लाइन से अगला पॉइंट लिखना है आपको। अगली लाइन से अगला पॉइंट लिखिए। देखिए इसमें
हिंदी व्यंजनों की संख्या, सॉरी इसमें लिखो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, संख्या के बाद आपको लिखना है 39। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39। अब ब्रैकेट में लिखिए 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन। कोष्टक बंद कर दीजिए। आगे लिख लीजिए होती है। कोष्टक बंद करके लिखिए होती है। तो हमने कहा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 होती है। अब इसमें हमने यहाँ पे अलग अलग व्यंजन के बारे में दिया है। ध्यान दीजिएगा, अब आपकी परीक्षा में कुल व्यंजन नहीं पूछे जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन कितने हैं, ये नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं, ऐसे पूछा जाता है। तो 25, ठीक है, पूछ लिया जाए अगर कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4, या संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4, ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4, द्विगुण व्यंजन कितने हैं, ये पूछा जा सकता है, तो 2। ठीक है, इस तरह से हमें इनको पढ़ना है अलग अलग। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये अलग अलग व्यंजन हैं कैसे, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल चर्चा करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें ध्यान देना, अब इसके बाद होती है आपने लिख दिया पूर्ण विराम लगा के, अगली लाइन से एक और यहाँ पे पॉइंट लिखो। देखो इसमें परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या 33, और ब्रैकेट में लिखिए क से ख तक। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 यानी क से ह तक मानी गई है। मानी गई है। गजेंद्र सिंह पूछ रहे हैं मैम यूट्यूब और पे क्लास में क्या डिफरेंस है। देखो गजेंद्र, यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस क्या है यूट्यूब और यहाँ की क्लास में। और अच्छा ही क्या आपने ये प्रश्न किया है, तो मैं सभी को ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे छात्र यहाँ पर जैसे अभी जुड़े हैं। याद रखना कि यूट्यूब पर मैं आपसे बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, अलग अलग बातें कर सकती हूँ। हिंदी में जो आपकी परीक्षा में नहीं आता, लेकिन हिंदी के लिए जानना ज़रूरी है, वो सारी बातें भी बता सकती हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि यानी आपको जो एक एग्ज़ाम के आधार पर पढ़ना है, उससे डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी अलग, कि वो आपकी परीक्षा में पूछी जाए या ना पूछी जाए। एक तो ये कारण है। दूसरा, और इसमें क्या फ़र्क है, दूसरा फ़र्क ये है कि यहाँ की क्लास लेना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ मैं रेगुलर रहूँगी मंडे टू फ्राइडे। लेकिन यूट्यूब पर मैं रेगुलर रहूँ या ना रहूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कितने दिन तक रेगुलर रहूँ,
हो सकता है वर्णमाला या वर्तनी पढ़ा के मैं रेगुलर ना रहूं, या हो सकता है कि मैं उसको जो पूरी हिंदी है उस हिंदी को कवर कराने में पूरा 1 साल का समय लगा दूं, या हो सकता है उसे 2 साल का समय लगा दूं, या हो सकता है कि मैं इधर उधर डाल पूरा लिखूं या ना लिखूं। कहने का मतलब ये है कि वो पूरी हो पाए या ना हो पाए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन पेड क्लास जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं बीमार भी होंगी तो भी मैं आपकी क्लास लूँगी क्योंकि आपने मुझे पे किया है। लेकिन यूट्यूब पर अगर मुझे कहीं पे कोई काम हुआ और अगर मैं बिज़ी रही, मेरे पास समय नहीं हुआ, तो मैं यूट्यूब की क्लास नहीं लूँगी क्योंकि वहाँ पे किसी ने मुझे पे नहीं किया है, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये बात आप फ़र्क समझ गए होंगे कि क्या फ़र्क है। अभी तो वो वर्णमाला की क्लास है, वर्णमाला की क्लास मैं बिल्कुल सेम टू सेम देती हूँ दोनों जगह। उसका कारण ये है कि जो बच्चों की हिंदी नहीं आती उसमें वर्णमाला की ही बहुत सारी बेसिक चीज़ होती हैं जिसकी कमी है हमारे समाज में, हमारे देश में, कि वर्णमाला की बेसिक चीज़ नहीं सिखाई जाती। इसलिए मैं बेसिक चीज़ को यूट्यूब पे अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से आपको वो बात बता दी जो मैं यूट्यूब पे नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपनी पेड क्लास में कह सकती हूँ क्योंकि मैंने आपसे पेमेंट लिया है, तो आपने मेरा समय लिया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके लिए। और अब सबसे अंतिम में एक बात और, अभी तो वर्णमाला की क्लास है, अभी मैं आप लोगों की कमेंट को, इधर उधर की बातों को मैं ठीक है थोड़ा बर्दाश्त भी कर रही हूँ, लेकिन मैं जब पेड क्लास हमारी चलती है उस क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करती हूँ आपके पढ़ाने पर। और आपसे कहूँगी कि आप फोकस करें अपने यहाँ पर पढ़ने पर ही, कोई कमेंटबाजी या इस तरह की नहीं। जब मैं आपसे कहूँगी कि अब आपको कमेंट करना है, क्योंकि आपके डाउट आपके दिमाग में रहता है हमारा डाउट कैसे क्लियर होगा, तो डाउट के लिए मैं आपको समय देती हूँ ना क्लास के लास्ट में, जब हमारी क्लास ख़त्म होने जा रही होती है उस समय मैं आपको समय देती हूँ। तो ये ही मेरी शर्त रहेगी कि जब मैं जैसे ही क्लास में आऊँगी, क्लास में आते ही मैं स्टार्टिंग पे आपको क्लास करना शुरू कर दूँगी, सीधे पढ़ाऊँगी, और जब हमारी क्लास ख़त्म हो रही होगी उस समय आपसे कहूँगी कि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं सभी छात्रों से बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप पहले दिन आते हैं और आपने पिछली क्लास नहीं ली है तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप शांति से बैठें आज की क्लास में, और फिर सबसे पहले आप पिछली क्लासेस को पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले बताई जा चुकी हैं, और आज अगर आप आते हैं और आप अगर उन्हीं पे क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको भी डिस्टर्ब होगा और साथ में आपके सहयोगियों को भी डिस्टर्ब होगा। तो ध्यान रखना, आपका समय कितना कीमती है या नहीं ये आपको पता है, लेकिन आपके सहपाठी का समय बहुत ज़्यादा कीमती है, आपको इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी क्लास को लेनी होगी, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों ने लिख लिया। मैंने आपको क्या बताया था कि परंपरागत रूप से जो हमारे व्यंजन हैं उनकी संख्या 33 होती है और क से लेकर ह तक। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ये परंपरागत का मतलब क्या है। आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि परंपरागत का मतलब क्या होता है। परंपरागत का मतलब है जो चीज़ हमारी संस्कृत भाषा में भी थी, संस्कृत के बाद जैसे हमारी भाषाएं परिवर्तित होती रहीं, पाली, प्राकृत, अभट, अभंस, ये इतनी भाषाएं जो हमारी परिवर्तित होती चली आई, तो इन सभी भाषाओं में ये वर्ण हमारे शामिल थे। यानी जो संस्कृत में भी थे, प्राकृत या पाली, अभट, अभंस, और फिर हमारी हिंदी और फिर आधुनिक हिंदी, इन सब में भी वो हमारे शामिल रहे हैं, उन्हीं को हम परंपरागत कहते हैं। तो ये जो हमारे 33 हैं यानी क से लेकर ह तक, ये ऐसे वर्ण हैं जो हमारी देवनागरी लिपि में प्रयोग होने वाली लगभग सभी भाषाओं में होते हैं। तो इसलिए इनको कहा गया है, कई बार हमारी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है। चलिए, अब इसके बाद एक और पंक्ति लिखिए, यहाँ पे पॉइंट लिखना है, अगला पॉइंट आपको बनाना है, और इसमें लिखिए सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में, आपको लिखना है इसमें, फिर मतलब नीचे अगला पॉइंट बनाना है, लिखना है सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में अस्वर। मैं अगर डॉट डॉट कर दूं लिखने के लिए, लिखना स्किप कर दूं, तो आप मत करिएगा, आपको पूरा लिखना है। पता चले कि मैंने डॉट डॉट कर दिया, आप भी ऐसे डॉट डॉट कर दो, ठीक है। नहीं, क्या बोला मैंने कहा कि सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में अस्वर, और आ को इस तरह से उद्धरण चिन्ह में बंद करना है, ठीक है। अस्वर मिला रहता है,
सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में अस्वर मिला रहता है, मिला रहता है। अब कॉमा लगा के लिखना, जिस व्यंजन में अस्वर लगा होता है, जिस व्यंजन में अस्वर लगा होता है, उसके नीचे हल नहीं लगाते। मतलब आप बोलते हैं ना, जैसे हम व्यंजन के नीचे हल लगाते हैं। मान लो हमने ये व्यंजन लिखा क, अब इसके नीचे हमने हल लगा दिया, तो ये व्यंजन का वास्तविक रूप है। लेकिन जिस व्यंजन में हम अस्वर मिला देते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसके नीचे हल नहीं लगाते। अब इसके नीचे हल नहीं लगाए तो हमें पता है कि इसके अंदर क्या है, इसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है, तो इसमें अस्वर मिला हुआ है। ठीक है, उसके नीचे हल नहीं लगाते। पूर्ण विराम लगा के फिर आगे लिखिए इसी लाइन में, भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग, भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग निम्न प्रकार होता है। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग निम्न प्रकार होता है। होता है के बाद निर्देशक चिन्ह लगाइए और फिर यहाँ पे लिखिए कि कैसे हम किसी व्यंजन के साथ कैसे स्वर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखो, हमने व्यंजन के साथ अस्वर का प्रयोग किया तो हम नीचे उसके हलंत हटा देंगे। ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा मैंने स्वर में समझाई थी आपको। देखो, अब आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें ना आपको धीरे धीरे पता चलती हैं अगर आपने इस बेसिक को समझा तो। ऐसे तो आप लिखते आए हैं, लेकिन अब आपको इसे दिमाग में समझना है। जो लिखते आए हैं वो आपके पास सेट है बचपन से, लेकिन वो क्या है, इस रहस्य को आज आप समझ लीजिए। तो यानी जब हम किसी व्यंजन के साथ अस्वर को मिलाते हैं तो उसके नीचे से हल हट जाता है, वो ऐसे लगता है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ क का मतलब जितने हमारे 39 व्यंजन है ना, हम 39 सब सारे व्यंजन की बात कर रहे हैं। ठीक, फिर अगर हम किसी व्यंजन के साथ आ स्वर का मेल करते हैं तो हम उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं और इस तरह से ये हमारा आ स्वर बन गया। समझ गए? अगर हम किसी व्यंजन के साथ ई का प्रयोग करते हैं तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं। अब आप समझ गए होंगे ना, तो सभी स्वरों की मात्राएं यहाँ पर लगा लीजिए, जितने भी हमारे स्वर होते हैं कि किसी व्यंजन के साथ स्वर कैसे लगते हैं, इस तरह से। ठीक है, आय लग जाएगा, ओ लग जाएगा, आओ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अगर मान लो हम यहाँ देखना चाहें कि हमारे कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं, यानी जो हमारे व्यंजन जिन्हें हमने जिन स्वरों को अयोगवाह कहा था, अह और अनुस्वार, तो उनके साथ अगर हम व्यंजन को लगाएं तो कैसे लगाएंगे। जैसे मान लो हम क के साथ, तो हमने यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग कर दिया। उसी तरह से अगर हम इसके साथ विसर्ग लगा रहे हैं तो हमने ऐसे प्रयोग कर दिया, तो ये ऐसे प्रयोग हो जाता है इनका। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपको बताती हूँ। एक छात्र ने प्रश्न पूछा था कि मैम, जैसे शब्द है हमारा जाएं, यहाँ पे हम लिखते हैं और यहाँ हमने ऐसे चंद्र बिंदु लगा दिया या बिंदु भी लगा होता है जाएं, तो अगर ये जो हमारे अनुस्वार और विसर्ग ये अगर हमारे स्वर हैं तो यहाँ पे ये अपने वास्तविक रूप में क्यों नहीं आया। देखो, बात को समझना, यहाँ पे प्रश्न आप लोगों का भी हो सकता है। ये छात्र ने प्रश्न किया था कि ऐसे ही हमने क्यों लिखा जब आपने ये लिखवाया था कि अगर लगातार दो स्वर आते हैं तो दोनों ही स्वर अपने वास्तविक रूप में, मतलब एक मात्रिक रूप में आ जाएगा और वो वास्तविक रूप में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 स्वर लगातार आए, तो पहला स्वर मात्रिक रूप में आ गया और दूसरा स्वर यहाँ पे वास्तविक रूप में आया है। तो उसका कहना था कि इसको हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा, जब ये था तो ये ऐसे क्यों नहीं लिखा गया, ये मात्रा के रूप में क्यों आया। तो बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये जो हमारा अनुस्वार है या हमारा जो ये विसर्ग है, ये वास्तविक रूप में
कभी तब आएगा जब ये किसी शब्द की शुरुआत में होगा। ठीक है, ये अपने वास्तविक रूप में केवल और केवल तभी आता है जब ये किसी शब्द की शुरुआत में होता है। बाकी ये अगर कहीं पे भी आए, क्योंकि ये स्वर के ऊपर भी मात्रिक रूप में चढ़ जाता है और व्यंजन के ऊपर भी मात्रिक रूप में चढ़ जाता है, ये दोनों। तो इसीलिए यही कारण है कि ये यहाँ पर ऐसे ना आकर ये मात्रिक रूप में, यानी हम हिंदी में लिख रहे हैं तो चंद्रबिंदु, अगर संस्कृत शब्द होता है तो बिंदु केवल, तो इसलिए लिख जाता है। तो आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है इन दोनों के विषय में कि ये जो हमारे अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये जब किसी शब्द की शुरुआत में होते हैं तो बस वहीं पे मात्रिक रूप अपने वास्तविक रूप में आते हैं, केवल शब्द की शुरुआत में। बाकी जहाँ पर भी आएंगे सब जगह मात्रिक रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक, तो ये बात याद रखना, एक अलग चीज़ थे। और जो छात्र हमारे आज पहले दिन आए हैं उन्हें ये वाली बात बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि उन्होंने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं करी है। तो वो पहले क्लास 1 और क्लास 2 करें तो उनको ये वाली बात समझ में आ जाएगी। चलिए, तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसके साथ एक पॉइंट और लिखिए यहाँ पर। यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिखना है। हो सकता है अब तो आपकी जगह भर गई होगी, लेकिन फिर भी आप लिखिए। उसमें आपको लिखना है, 2 शब्द हैं, एक है हलंत, ठीक है, हलंत, और एक है अजंत। ये आपकी परीक्षा में भी आ सकता है, तो ध्यान रखिए। हलंत के आगे लिखिए, हलंत के आगे लिखना है आपको, हल लगे व्यंजन को हलंत कहते हैं। ठीक है, हल लगे व्यंजन को, हल ऐसे लिखना, हल लगे व्यंजन को हलंत कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ये लिखा क, इस तरह से, ठीक है। तो जिस व्यंजन में हलंत लगा हुआ, हल लगा होता है, उसे हलंत कहते हैं, क्योंकि हलंत का मतलब है हल से अंत होने वाला। तो हल से अंत होने वाला हलंत कहलाएगा। और अजंत में लिख लीजिए, स्वर से अंत होने वाले व्यंजन को या वर्ण को या शब्द को, ठीक है, व्यंजन को ही लिखना, स्वर से अंत होने वाले व्यंजन को अजंत कहते हैं। जैसे क, अब आपको पता है इस क में ये तो है व्यंजन और ये है स्वर, ठीक है। तो ये जितने भी है ना, ये क, का, की, ये सब जो है, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब अजंत कहलाएंगे, ठीक है। ये बात समझना है, इन सबको क्या कहेंगे? अजंत कहेंगे। चलो ठीक, अब इसके बाद तो यहाँ पे हमारा कुछ जो फैक्ट था वो हमारा फैक्ट खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं अपने वर्णमाला के बारे में। अब ये बताइए, आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिनको हिंदी वर्णमाला याद है पूरी तरह से? ईमानदारी से बताइए। और कितने छात्र ऐसे हैं जिनको याद नहीं है? ये वर्णमाला हमें याद नहीं है, ईमानदारी से जल्दी से बताइए, कितने छात्रों को याद नहीं है? आपके यहाँ पर जो नोट्स दिया हुआ है उस नोट्स पे आपको इस चार्ट को अभी पूरा करना है। मैम ये क्रे क्यों लिखा, जरा समझा दीजिए। ये क्रे इसलिए लिखा क्योंकि ये री की मात्रा है, हमारी जो ऋषि है इसकी मात्रा ये है, तो इसकी मात्रा के लिए हम इस तरह से व्यंजन का प्रयोग करेंगे, ठीक। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब आप बहुत सारी अलग किताबों में भी देखते हैं तो ये आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ किताबों में देखने को मिलता है, कुछ किताबों में देखने को नहीं मिलता। तो जो इसको नहीं लगाते उनका अपना एक तर्क होता है। मैं पहले दिन की क्लास में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वो लोग कैसे क्या कहते हैं, क्या मानते हैं। लेकिन आप लोगों को मैंने आपको सिखा दिया, कई बार आपको तर्क भी दे दिया कि हम इसको क्यों लिखते हैं। हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें अपनी हिंदी भाषा में जितने भी हमारे तत्सम शब्द हैं उनमें हम री की मात्रा को पढ़ते हैं। तो जब हम री की मात्रा को पढ़ते हैं तो हमें री का उच्चारण भी करना है, उच्चारण करना है तो हमें री को सीखना भी है और हमें उसे समझना भी है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर री को इस तरह से लिखते हैं, ठीक। चलो, ये बात आपको समझ में आ गई। तो कितने सारे छात्र हैं जिनको याद नहीं है? कह रहे याद नहीं है, मुझे पूरी याद है। याद है, चलो बहुत सुंदर। हमें याद नहीं है। मैम हिंदी 4 साल बाद पढ़ रहा हूँ।
तो याद नहीं है क्या? अंग्रेजी को अगर आप अंग्रेजी वाली वर्णमाला को अगर आपसे बुढ़ापे में पूछा जाएगा तब भी याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं है, आपको याद है। जिन छात्रों ने कहा कि हमें याद नहीं है, उन्हें भी नहीं पता कि उनको हिंदी मतलब ये वर्णमाला याद है। उन्हें खुद लग रहा है कि नहीं हमें याद नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं है, मेन बात क्या है, आपको क्रम याद नहीं है, आप क्रम भूल जाते हैं। ये ट के बाद फिर आपको क्रम याद नहीं रहता कि किसको कहाँ पे लिखें, इसलिए आपको लगता है कि आपको याद नहीं है। तो इसका क्रम कैसे याद करोगे? कई सारे तरीके हैं। हमारी वर्णमाला जो है वो अपने आप में यूनिक है। और कैसे? इसमें अलग अलग सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से क से लेकर म तक, तो ये क से लेकर म तक जो वर्ण है ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या थी 25। इन व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो अब हम इनको आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपने यहाँ पे देखा, ये जो लिखा हुआ है आपको इस पे लिखना है। मैं आपको साथ ही साथ इसे मैं अलग लिखती हूँ और इसके साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी, आपके नोट्स भी बनवाऊँगी। तो इसलिए मैं इस चीज़ को अलग लिख लेती हूँ, आप अपने इस पर ही लिखिएगा जो भी मैं चीज़ लिखवाऊँ। देखो, हमें पता है ये हमारा क, ख, ग, घ, ड़। मैं पहले स्पर्श व्यंजन ही लिखूंगी केवल। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ळ। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ये हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इन स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब साथ ही साथ अपने नोट्स पर आपको दो जगह ध्यान रखना है। ये जो आपका चार्ट है, सबसे पहले तो इस चार्ट को पूरा करना है, वो मैं बताऊंगी, लिखवाती हूँ अपने साथ साथ। और इसके साथ साथ हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम बात करते हैं व्यंजनों के प्रकार की, कि व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्पर्श व्यंजन की, कि स्पर्श व्यंजन हमारे क्या हैं। तो देखो, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, स्पर्श व्यंजन जिन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज सही करनी है, जीभ नहीं, यहाँ पे करना है हवा। ठीक है, सही कर लीजिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। छूने का मतलब ही होता है स्पर्श करना। तो स्पर्श व्यंजन क्या है? जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जो हवा है वो हमारे मुख के किसी एक स्थान को छूकर निकलती है, तो वही हमारे जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और ध्यान रखना, वो हवा जिस स्थान को छूकर निकलती है या वहाँ से गुजरती है, उस स्थान को हम उस वर्ण का क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। तो हम इनको एक एक करके समझेंगे। ये हमारे क्या होते हैं? 25 होते हैं। चलो आप देखते हैं इनमें क्या क्या होता है। तो ये हमारे 25 हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम इनको अगर ऐसे लंबे में देखें, ऐसे, तो ये जो हमारी पहले 5 वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं? क वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क वर्ग। अब देखो, आपकी परीक्षा में इस सारणी से, जो हम सारणी बनाएंगे, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कैसे? वो आपको यहाँ पे समझना है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं च वर्ग। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट वर्ग। इसको हम कहते हैं त वर्ग। इसको हम कहते हैं प वर्ग।
इसको हम क्या कहते हैं, प वर्ग कहते हैं। ये जो है हमारा क, इसे हम कहते हैं प्रथम वर्ण। ये हमारा द्वितीय है। अभी पहले लिख लीजिए, फिर हम इसको समझते हैं। ये हमारा तृतीय है, ये चतुर्थ, और ये पंचम। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ऊपर से नीचे की, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, प्रथम वर्ण कहलाएंगे। देखो इसको वर्गीय नाम क्यों दिया गया है, वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया है, इसलिए कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ये इस वर्ग में बटा हुआ है। ये क्या है, ये प्रथम वर्ण के नाम से है। क, च, ट, त, प, ये अपने अपने वर्ग के क्या है, प्रथम वर्ण हैं। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये अपने अपने वर्ग के द्वितीय वर्ण हैं। जब इसकी बात करेंगे तो अपने अपने वर्ण के तृतीय वर्ग हैं, और जब इनकी बात करेंगे तो अपने अपने वर्ण के चतुर्थ वर्ण हैं, और यहाँ पे इनकी बात करेंगे तो अपने अपने वर्ग के पंचम वर्ण हैं। और इस पंचम वर्ण को ही हम क्या कहते हैं, अनुनासिक भी कहते हैं, नासिक के वर्ण भी कहते हैं, इनको हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे बात समझ में आती है। इसके बाद हम बात करें अगर इधर से वर्ग जो हमने दिया, अगर बात होगी जब क वर्ग की, तो क वर्ग में आपको इन पांचों को देखना होगा। ठीक है, ये 5 क वर्ग के। च वर्ग की बात करेंगे तो ये 5, ट वर्ग की बात करेंगे तो ये 5, त वर्ग की बात करेंगे तो ये 5, और प वर्ग की बात करेंगे तो ये 5। तो देखो बताइए वर्ग बन गया ना, तो इसलिए इनका नाम वर्गीय रखा गया है, वर्गीय कह देते हैं कुछ लोग। ठीक, अब बात करेंगे हम इनके उच्चारण की, इनके उच्चारण स्थान की, कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। इनका उच्चारण स्थान, हालांकि आपके पास ये सीट बनी हुई है आगे, पर फिर भी अपने हाथ से बनाइए तो ज़्यादा सही है। उच्चारण स्थान हम यहाँ पे बात करेंगे। उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें क वर्ग की, तो ये कंठ से होता है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से। क वर्ग कंठ कहलाता है। ठीक है, च वर्ग इसका उच्चारण तालु से होता है। अब तालु से मतलब इस ये क्या वर्ग कहलाता है, तालव्य वर्ग कहलाता है। तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है। जो ट है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। जो त है इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान होठ से होता है। तो ये ओष्ठ्य वर्ग भी कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब लिख लीजिए इसको। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने। अब ध्यान दीजिए, अब पेन छोड़ दीजिए, अब आपको यहाँ पे बात समझनी है। सबसे पहले तो आपको इस स्पर्श व्यंजन के बारे में बात जाननी है कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण हमें कैसे करना है। अब आप में से ये बताइए कितने छात्र ऐसे हैं जो मूर्धा को नहीं जानते या नहीं समझते कि मूर्धा क्या स्थान है। अगर नहीं समझते तो मैं आप लोगों को एक बार बताती हूँ कि मूर्धा किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आप अपने मुख में ना स्थान को जानिए कि आपके मुख में स्थान क्या होता है। जैसे मान लो ये हम अपने मुख का ऊपर का हिस्सा बनाते हैं, ऊपर वाला जबड़ा, आपको पता है ये दांत हैं हमारे, ऐसे लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे दांत हैं। तो आपको यहाँ पे इस बात को समझना है कि इसके बीच में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस वाले हिस्से में, तो इस वाले हिस्से में कौन कौन से हमारे पार्ट होते हैं। ये जो हिस्सा होता है दांत के ऊपर का, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं तालु। इसके बाद ये पीछे वाला हिस्सा ये कहलाएगा कंठ, गले का। और ध्यान रखना ये वाला हिस्सा जो होता है, जो नाक के नीचे का भाग होता है, इसको कहते हैं मूर्धा। ये यहाँ पर हमारे दांत, तो ये कहलाएगा दंत। इसके नीचे यहाँ पे हमारे होठ होते हैं, तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा होठ।
ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे आपको मुख गुहा के अंदर जो स्थान है उसके बारे में यहाँ पे पता चला है। अब एक एक करके बताती हूँ। देखो, सबसे पहला है कंठ, जिसे हम ये कहेंगे कंठ। मैंने ऊपर की साइड से बनाया इसलिए ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, कंठ है ना, ऐसे पलट के बनाया है। तो ये हमारा सबसे पहले कंठ होता है। कंठ के बाद जब हम आगे आते हैं तो ये मूर्धा होता है। मूर्धा कौन सा स्थान? जो हमारी नाक है, नाक के नीचे वाला स्थान। अब नाक के नीचे वाला स्थान आप कैसे पहचानेंगे? जैसे आप उच्चारण करिए ट, ट ठ ड ढ, जैसे आप ट का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ जिस स्थान को छूती है मुड़कर, वही स्थान क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। उस स्थान के आगे ये दांत के, यानी जो हमारा दांत है, आगे का जो दांत है, इस दांत से पीछे का हिस्सा और मूर्धा से आगे का हिस्सा, ये हमारा क्या कहलाता है? ये तालू कहलाता है। ठीक है, तो ये तालू, यानी आप देख सकते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं, जब हम बोलते हैं च, आप उच्चारण करिए च छ च छ च छ, जैसे ही आप उच्चारण करेंगे आपकी जो जीभ का अगला भाग है वो जिस स्थान के नीचे आ रहा है ना, वो ही स्थान हमारा क्या है? तालू है। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारे दांत हैं, यानी आगे के दांत ऊपर वाले, दंत कहलाएगा, और होठ आप जानते ही हो। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान का क्रम बताइए। तो स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान का क्रम जो है वो क्या होता है? वो होता है पहले कंठ, कंठ के बाद होता है तालु, बार बार लिखने में परेशानी हो रही है, गायब हो जाता है। मैं वापस आपको फोटो पे समझाती हूँ, इधर समझो, लिखा हुआ ही है यहाँ। जब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की, यानी स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान का क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले नंबर पे होता है कंठ, इसके बाद होता है यहाँ पर तालु, उसके बाद होता है मूर्धा, उसके बाद होता है दंत, और उसके बाद होता है होठ। तो आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आया है कि स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान का क्रम क्या होगा। तो ये क्रम होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ। ये एक क्या होता है? स्पर्श व्यंजन के वर्णों के उच्चारण स्थान का क्रम। लेकिन हमारी किताबों में कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया गया है कि लोगों ने इस क्रम को हमारे मुख का क्रम बदल दिया है। कुछ लोग, आपने देखा होगा, कुछ लोग आपको बताएंगे कि जो मूर्धा, कंठ और मूर्धा के बीच में इस वाले स्थान को तालु बताते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसे आपको कोई भी पढ़ा रहा है मुख के स्थान को, तो वो गलत है, क्योंकि इस चीज़ को तो आप स्वयं पहचान सकते हैं कि आपके मुख में तालु है कहाँ। समझ गए ना? तो मुख का क्रम, जो मुख का स्थान का क्रम होता है वो ये है, पहले कंठ, फिर मूर्धा, फिर तालु, फिर दंत, फिर होठ। ये मुख का क्रम है। लेकिन जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं उसका क्रम ये है। तो दोनों में स्पष्ट अंतर आपको होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर आपको कोई मुख का स्थान गलत बता रहा है, बस रटे रटाई क्या किया है, देखो मैं आपको बताती हूँ। आजकल हिंदी को हर कोई पढ़ाना चाहता है। आपको कल का ही किस्सा बताती हूँ। मेरे पास एक कॉल आया जिसमें मुझे बताया कि एक स्टूडेंट है, अब मेरे लिए तो वो स्टूडेंट ही है, हो सकता है आप लोगों की क्लास में भी हो वो, तो कुछ नहीं, बट मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहती हूँ। कॉल आया, डाउट था, डाउट पूछा, डाउट पूछने के बाद उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि वो जीएस, रीजनिंग और मैथ पढ़ाते हैं। एक सुदूर इलाके में छात्रों को इकट्ठा करके पढ़ाते हैं। जब उन्होंने YouTube पर एक बार मेरी क्लास देखी, मुझे अच्छे से पढ़ाते हुए देखा, उन्होंने मेरी क्लास परचेज़ कर ली और मेरी क्लास को एक बार हिंदी पढ़ा, और हिंदी पढ़ने के बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी जिस कोचिंग में वो इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ाते थे उसमें अब उन्होंने हिंदी भी पढ़ाना शुरू कर दिया। मुद्दा इस बात का नहीं है कि उन्होंने मुझसे पढ़ने के बाद पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं तो खुद पढ़ा ही इसलिए रही हूँ सबको कि ताकि सब लोग आगे जो पीढ़ी को पहुँचाएं तो वो पढ़ाई करें, उन्हें पढ़ाएं, अच्छा पढ़ाएं। अब उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो कारक चिन्ह में फंस गए। छात्र ने उनसे प्रश्न कर दिया उल्टा। अब बात यही है कि इंसान ने ठीक से, यानी कहते हैं एक चीज़ को रट के पढ़ना और एक चीज़ को समझ के पढ़ना, इन दोनों में अंतर होता है।
अब आप रट के पढ़ लिया आपने और रट के पढ़ा दिया आपने स्टूडेंट को, स्टूडेंट ने फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा आप अपने छात्र को क्या आंसर दोगे। फिर आपने पूछा कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा, तो फिर मैंने बताया कि ऐसी सिचुएशन आए तो आपको ऐसे उसकी पहचान करनी है। जब मैंने बताया तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैम ऐसे मैं पढ़ाता हूँ और मेरे पास छात्र बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो आप मुझे कोई ऐसा टाइम बता दीजिए जिस टाइम में मैं आपसे बातचीत कर सकूं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप बात कर लेना इसमें। लेकिन मैं बताती हूँ कि वही ऐसा ही पॉइंट होता है कि हम जब पढ़ाते हैं ना तो हम समझ के पढ़ा नहीं रहे, हमने सीधे क्लास में लिखा। अब किताब में मिला था, किताब में क्या दिया हुआ था, स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान का क्रम ये है। अब हमारे टीचरों ने पढ़ लिया कंठ तालु मूर्धा दंत होठ, और दिमाग लगाया नहीं, बुद्धि, प्रैक्टिकल तो किया नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल करने वाली बात तो मैडम ने चिल्ला चिल्ला के कहना शुरू किया है। सच बताऊं तो पिछले 2-3 सालों से यूट्यूब पे जब से मैंने अपनी क्लास दिया, मैंने चिल्ला के कहना शुरू किया है कि प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो। उससे पहले तो सब बस एक तरह से उठाया, रट्टा लगाए जा रहे और इस तरह से बात को बदल ही दिया। मुख गुहा के अंदर के स्थान ही चेंज कर दिए लोगों ने और किताबें भी छप गई। आप अगर पुरानी किताबें उठा के देखेंगे आपको स्पष्ट ये बात समझ में आएगी कि मुद्दा क्या था और आज कहाँ तक बदल दिया। तो वो ये बदल दिया गया, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट समझा रही हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ मेरे सामने आई अभी पिछले दिनों में कि एक बच्चे ने बोला था कि मैम हमको तो फलाने वाले सर ने ये वाला बताया था कि मुख गुहा में तो जो मुख गुहा का स्थान होता है वही इनको क्रम दिया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुख गुहा के यानी मुख के अंदर जो स्थान होता है उस क्रम में हमारे स्पर्श व्यंजन नहीं रखे गए। ऐसी कोई ये नहीं है कि उसी क्रम में रखा गया है, नहीं, इनका अपना क्रम रखा गया है अलग, और इनके उच्चारण स्थान का क्रम आपको ऐसे रखना है और मुख का अलग है बिल्कुल, ठीक है। तो अब आपके सामने कभी कोई चीज़ आए तो आप क्लियर कर सकते हो उन चीज़ को। अब इसके साथ ही साथ ये तो हमारे थे स्पर्श व्यंजन। अब इसके साथ देखो स्पर्श व्यंजन के बारे में हमने जान लिया। अच्छा हाँ, इसमें ना इसके पंचमाक्षर का भी उच्चारण आप एक बार देख लीजिए जब हम बात करते हैं। तो अब आपको ध्यान देनी है, देखो पंचमाक्षर का उच्चारण आपको कुछ लोग बताते हैं, ये जो ड़ है ना इसको अंगा कहते हैं, ठीक है, इसको अया बोलते हैं। तो अंगा और अया इतना लंबा चौड़ा उच्चारण नहीं होता, क्योंकि ये वर्ण है। इनका उच्चारण क्या है आपको अकेले, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताती हूँ, ये 3 ऐसे वर्ण हैं आपके जिनका उच्चारण अकेले लेना संभव नहीं हो पाता। मतलब इसमें हमको कहीं ना कहीं उलझन होती है। जिस प्रकार से री की जो मात्रा है हमारी, इसका उच्चारण करने में हमारे छात्रों को प्रॉब्लम होती है। जो हम री लिखते हैं इसका उच्चारण करने में हमें प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से हमारे ये 3 वर्ण भी हैं जिनका स्पष्ट उच्चारण करने में हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो वर्ण के बीच में जब आते हैं तब हम इनका उच्चारण सही लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इनका उच्चारण करने के लिए आपको इनके बाकी 4 साथियों की मदद लेनी होगी। जब आप 4 साथियों की मदद लेके आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको इनके उच्चारण के बारे में बताती हूँ कि इनके उच्चारण के लिए आपको एक ध्वनि उत्पन्न करनी है, और वो ध्वनि क्या है, वो ये ध्वनि है। ये ध्वनि, जब आप इस ध्वनि को कहते हैं, क्या ध्वनि है ये, जिसे आप बोलते हैं अंग कहते हैं। वैसे भी इसको क्या बोलते हैं, अंग, अंग नहीं कहते, ध्यान रखिएगा। जो भी लोग बोलते हैं कि ये अंग है, अनुस्वार को अंग बोलते, नहीं, ये होता है इस तरह का साउंड, यानी नाक में, ध्यान रखना। उसी ध्वनि को आपको उत्पन्न करना है इन 5 के लिए। मैं बोल रही हूँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम ऐसे कैसे हो सकता है, अगर हम इसको अंग कहेंगे तो ये तो माँ है पूरा का पूरा। तो ध्यान रखना, ये अंग माँ में कैसे बदलता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको इन 5 का उच्चारण लेना है, और इन 5 का उच्चारण कैसे लेना है, उसी ध्वनि को निकालना है, पर आपका जो उच्चारण स्थान है वो चेंज होना चाहिए। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम कंठ की, हम कंठ से उच्चारण कर रहे हैं, ये है क ख ग घ ड़, ठीक है, ड़। हम अंग ही लेने जा रहे हैं, लेकिन हम जब कंठ से बोल रहे हैं तो इसका उच्चारण हमारा चेंज हो जाता है, क ख ग घ ण, ठीक है, ऐसे बोलते हैं क ख ग घ ण। अभी आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके आसपास कोई नहीं है, प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा। फिर च वर्ग की बात करते हैं हम, तो च वर्ग में भी आपको उच्चारण तो वही लेना है, ठीक है, लेकिन आपको जो स्थान है उसको चेंज करना है। स्थान क्या है, तालु का।
तो तालु का स्थान क्या है? जहाँ से च छ ज झ बोलेंगे वहीं से आपको उसका उच्चारण करना है। तो बोलिए च छ ज झ य, च छ ज झ य। जैसे ही आप अंग बोलते हैं ना और तालु के पास लेके आते हैं तो अपने आप इसका उच्चारण यानी जो ध्वनि हमको चाहिए वो अपने आप निकलती है। तो ये आपको ध्यान देना, च छ ज झ य, ठीक है, इस तरह से आ जाती है। इसके बाद जब हम मूर्धा ट वर्ग की बात करते हैं तो आपको अब इसका उच्चारण वही लेना है, लेकिन आपको इसका उच्चारण स्थान चेंज करना है। और उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। जैसे आपने कहा ट ठ ड ढ, अब आप अं ही कहने जा रहे थे, यानी वो अंग ही लेने जा रहे थे, लेकिन उसने अड़ कर दिया। क्यों? क्योंकि हम मूर्धा से उत्पन्न कर रहे हैं उसका उच्चारण। तो जैसे ट ठ ड ढ, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं दंत पर, जैसे त वर्ग, त वर्ग को दंत से कहते हैं। तो इसी तरह से हमें इन सब का उच्चारण करना है, त थ द ध न। अब ये हमने, क्योंकि यहाँ हमने दंत से लिया तो ये जो हमारा अंग है ना ये न में परिवर्तित हो गया अपने आप। त थ द ध न, हम अंग ही कह रहे थे, लेकिन क्योंकि दांत से हमने उसका उच्चारण किया तो वो न में परिवर्तित हो गया। फिर हम बात करते हैं होठ की। तो ये जो प वर्ग है हमारा, इसका उच्चारण हमारे होठों से होता है। हम होठ आपस में मिला के तब हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो प फ ब भम, हम यही कर रहे थे, मतलब उच्चारण हम वही अंग ही ले रहे थे, लेकिन होठ आपस में मिलने की वजह से उसका उच्चारण म में परिवर्तित हो गया। ठीक है, हमें उसी तरह से सुनाई देता है। तो इनका उच्चारण हम इसी तरह से करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हमें तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, क्योंकि आपने ऐसे बताया, ऐसे तो हमको आज तक किसी ने नहीं बताया, सब तो हमको अलग अलग बताते हैं। तो ध्यान रखना, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही, इसका प्रूफ भी दे रही हूँ। अगर ये पांचों अगर एक ना होते, मतलब ये पांचों अगर ये बिंदी ना होते, तो आप जो हिंदी में कुछ शब्द लिखते हैं, कौन कौन से शब्द लिखते हैं, जैसे मैं बताती हूँ। मान लो आप कभी ये कंठ लिखते हैं, तो आप इस कंठ को ऐसे भी लिखते हैं। एक शब्द है आपका गंगा, अगर आप देखें संस्कृत शब्दों में तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आप इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, शब्द है आपका चंचल, ये आप संस्कृत शब्दों में देखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन आप इसको ऐसे लिखते हैं। शब्द है आपका संबंध, आप इसको ऐसे लिखते हैं। अगर ये एक नहीं है तो हमने ये बिंदी कैसे बना दी सबको, ये अगर ये एक नहीं थे या इनका उच्चारण एक जैसा नहीं था जो मैंने बताया, तो इनको हमने सबको बिंदी में कैसे परिवर्तित कर दिया, समझ गए ना। तो बिंदी में हमने इसीलिए परिवर्तित कर दिया। ये जो देखने में हमको यहाँ पे लिख रहा है, हमने इसलिए इनको परिवर्तित कर दिया क्योंकि ये हमारे उसी के जैसी ध्वनि को लेकर पैदा होते हैं, या उसी की जैसी ध्वनि इनकी है, बस ये उच्चारण स्थान की वजह से अलग सुनाई देते हैं, उच्चारण स्थान की वजह से। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान दीजिए, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि अब आपको कैसे करना है। ठीक है, समझ में आया। चलो, तो इनके उच्चारण में जब भी कभी आप फंसें, इन तीनों के उच्चारण में, तो मदद किससे लें? इनके साथियों से मदद ले लें, इनको उच्चारण करके आप उसका उच्चारण कर सकते हैं, और मैंने आपको बता दिया ये चीज़। ठीक है, अब ये थे हमारे स्पर्श व्यंजन। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की हम बात करेंगे। तो देखो, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर व व्यंजनों के बीच होता है, यानी स्वर व व्यंजनों के बीच में होता है जिनका उच्चारण, उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखो ध्यान रखना, ये वाली चीज़, ये परिभाषा मुझे थोड़ा सा अलग लगती है कि इस परिभाषा को कैसे डिफाइन किया जाए, कि ये कहते हैं इन जो इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है, तो इनके उच्चारण में हमें वो फर्क तो महसूस नहीं हो पाता कि कैसे हम य र ल व को हम स्वर और व्यंजन के बीच में हम इनको लेकर आते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे के ऐसे ही याद कर सकते हैं कि भाई इनका उच्चारण जो है स्वर और व्यंजन के बीच होता होगा। लेकिन हम इसमें ये देख सकते हैं
कि जब हम संधि करते हैं और संधि में हमारा विकार उत्पन्न होता है तो हमने ये देखा है कि कुछ हमारे जो स्वर हैं वो इन व्यंजनों में परिवर्तित होते हैं। जैसे हमारी ई है वो य में परिवर्तित होता है, जैसे ऊ है वो व में परिवर्तित होता है, जैसे री है वो र में परिवर्तित होता है। और अगर हम संस्कृत संधियों में जाएं तो संस्कृत संधियों में ल भी हमारा परिवर्तित होकर आता है। तो यानी ये य र ल व जो हैं ये हमारे स्वरों से परिवर्तित होकर बने हुए वर्ण हैं। तो शायद हो सकता है इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा गया है कि आधे स्वर हैं, यानी स्वर से ही परिवर्तित होकर बन रहे हैं, तो शायद इसलिए इनको अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और इनको अर्ध स्वर भी कहा गया है। अब ध्यान रखिएगा कि अर्ध स्वर से रिलेटेड आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है, वो मैं आपसे अभी पूछूंगी, अभी करवाऊंगी, पर इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं थोड़े से। सबसे पहले तो हम इनके उच्चारण स्थान और इन सब की बात करेंगे। देखो, ये हमारा यह वर्ण है, इसके उच्चारण स्थान की बात करें तो तालु से इसका उच्चारण स्थान होगा, वर्ग क्या है, तालव्य कहलाएगा। ऐसे ही हमारा यहाँ पे र और ल, ये दोनों हमारे ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दंतमूल यानी मसूड़ा से होगा। ठीक है, तो इनका जो वर्ग है वो वर्तस्य कहलाएगा, वर्तस्य, इसका उच्चारण ध्यान रखिएगा, वर्तस्य। ये जो र ऊपर लगा है ये त से पहले ही आएगा, वर्तस्य कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इस व की, तो ये व जो है इसका उच्चारण स्थान ऊपर के दांत और नीचे का होठ, यानी हमारे ऊपर के दांत ऊपर होते हैं, नीचे का होठ, उन दांतों के नीचे हमारा गोलाकार होता है, तब हम व का उच्चारण करते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान जो है ऊपर के दांत और नीचे का होठ होने के कारण वर्ग इसका दंतोष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इस वर्ग में आते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा र है, इस र को हम लुंठित वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, लुंठित, लुंठित वर्ण। आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था कि लुंठित वर्ण किसको कहते हैं। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न आया था कि लुंठित वर्ण किसको कहते हैं। तो लुंठित वर्ण की परिभाषा क्या होती है कि जब किसी वर्ण के उच्चारण में जीभ जो है अंदर की तरफ लुढ़कती हो तो उसे लुंठित वर्ण कहते हैं। तो जब हम र का उच्चारण करते हैं तो र हमारे जो दंत वाला स्थान है, जो दांत हमारे जो मसूड़ा है उसकी तरफ जाके अंदर की तरफ लुढ़कती है, तब हम र का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको लुंठित वर्ण कहा गया है। परीक्षा में अगर प्रश्न आए तो ये एक ही वर्ण है यहाँ पर, तो ये र आपको लगाना है। ठीक है, ये जो हमारा ल है, इस ल को भी एक नाम दिया गया है, इसको कहते हैं पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण। ठीक है, आपसे परीक्षा में प्रश्न आता है पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं, पार्श्विक वर्ण। अब पार्श्विक वर्ण का मतलब क्या होता है, अब चाहो तो इनका मतलब लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रट सकते हो कि ल जो है वो पार्श्विक वर्ण है और र जो है वो लुंठित वर्ण है। पार्श्विक वर्ण का मतलब होता है कि जब किसी वर्ण का उच्चारण किया जाए और हवा जीभ के दोनों ओर से पास से गुजरे, ठीक है, तो वो पार्श्विक वर्ण कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं ल, तो ल जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ मुड़ के दंतमूल के पास होती है और जो हवा है वो जीभ के दोनों ओर से निकलती है, उसके पास से गुजरती है, तो आप इसे कह सकते हो कि ये पार्श्विक वर्ण कहलाता है। ठीक है, इसलिए ये नाम देते हैं। अब फिर क्या होता है कि जब हम इनको दो वर्णों में बांट देते हैं तो य और व बचता है, तो हम इसको ना य और व को हम अर्ध स्वर कह देते हैं। तो आप ध्यान रखना, यदि आपसे प्रश्न आए, आपकी परीक्षा में ना दो तरह से प्रश्न आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आएगा। देखो, मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ, आपको आंसर देना है, आपको बताना है। आपके पास प्रश्न ये है कि निम्न में से अर्ध स्वर, निम्न में से अर्ध स्वर किसे कहते हैं। और दो प्रश्न आपके सामने हैं, एक है प्रश्न संख्या 1 और एक है प्रश्न संख्या 2। दो तरीके से आता है। ऑप्शन ए में आपको लिखा हुआ है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ऑप्शन बी में दिया है
अंतस्थ व्यंजन। सी ऑप्शन दिया है ऊष्म व्यंजन और डी ऑप्शन दिया है संयुक्त व्यंजन। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको, ए ऑप्शन दिया है य और र, बी ऑप्शन दिया है ल और र, सी ऑप्शन दिया है य और व, और डी ऑप्शन दिया है व और र। आंसर आपको बताना है। उत्तर बताइए जल्दी से फटाफट। बताइए कौन सा होगा, आंसर क्या होगा। जल्दी फटाफट, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। कुछ छात्र आंसर दे रहे हैं बी का ए, बी और ए, बी सी, 2 का सी, ए का बी। जल्दी बताइए फटाफट। फर्स्ट बी सी, जल्दी सबके आंसर। चलो देखो, लगभग आप सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। देखो ध्यान रखना, जब आपसे इस तरह का प्रश्न आए कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, इस तरह का प्रश्न, तो आपका जो उत्तर है वो अंतस्थ व्यंजन आएगा। ठीक, ये। और जब अगर आपको इस तरह से कभी दे दिया जाए ऐसे देकर, तो आपको क्या करना है, जो र है, र यानी र को लेना है कि ये हमारा क्या था, लुंठित वर्ण था। र क्या था हमारा, लुंठित वर्ण। तो इसको ऐसे करके काट देना, यह हो गया, ये कट गया इन सब में, तो हमारे पास एक ही बच गया। ठीक, और जो ल था, आप इस ल को कह सकते हैं कि हमारा पार्श्विक वर्ण के अंदर श्रेणी में था। ठीक है, तो इस तरह से आपको उत्तर यहाँ मिल जाएगा। जब इस तरह की कंडीशन आए तो आप य और व को ही अर्ध स्वर के अंदर रखिएगा। ठीक, ये प्रश्न बना दिए हैं। पता है क्या है, मैंने देखा है अक्सर कि आयोग पर भी मुझे कभी कभी डाउट होता है, आयोग पर भी, कि मार्केट में लोगों ने प्रश्न बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना देखे, बिना जाने ही प्रश्न बना दिए, अभ्यास सेट। और कभी कभी क्या है कि जो आयोग है वो मार्केट से ही बुक उठाता है और किसी भी प्रश्न को उठा लेता है। वो भी ये दिमाग नहीं लगाता। आयोग सोचता है कि जिसने ये बुक लिखी है उसने दिमाग लगाया होगा, और बुक वाला सोचता है अरे आयोग अपने आप दिमाग लगाएगा। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 सालों में, 4-5 नहीं, कम से कम 6-7 साल की बात करो, कि पिछले 6-7 सालों में हर पेपर आपका अक्सर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाता है। इसका ये बहुत बड़ा कारण है कि प्रश्न उत्तर, और कई बार आपने देखा होगा कि लगभग हर एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको गलत कह के हटा दिया जाता है। तो ये समस्या इसी वजह से आती है कि आयोग ध्यान नहीं देता। और आयोग कब ध्यान देता है, जब उसमें आंसर में प्रॉब्लम आती है कि भाई आंसर क्या लिखें, क्या हो, उस समय वो प्रश्न देखता है, प्रश्न पढ़ता है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे प्रश्न इस तरह से आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के उसके आंसर को चुनना होगा। तो यहाँ पे अगर ऐसे देखा जाए तो हम र को बाहर नहीं कर सकते थे, अर्ध स्वर में आता ही है पूरा, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे किया, तो इसको रखा, क्योंकि हमने इन र को और ल को दूसरी ध्वनियों के आधार पर अलग कर दिया। जिस प्रकार से हमने मूल दीर्घ स्वर को दीर्घ स्वर मानकर और तब आंसर लगाया था, और बाकी और जो दीर्घ स्वर थे उनको हमने संयुक्त स्वर में मानकर उनको बाहर कर दिया था। तो इसी तरह से ये प्रश्न भी है हमारा, जिसे हम इस तरह से हल करेंगे। बात आ गई समझ में? ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं ऊष्म संघर्षी की। नेक्स्ट हमारा आता है ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी हम किसको कहेंगे?
और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों की क्लास सोच रही हूँ कि थोड़ा सा समय बढ़ा दूँ, है ना, लगभग 1.5 घंटे की क्लास मैं लेना चाहती हूँ। तो होता क्या है कि 1 घंटे की क्लास लेने की वजह से ना हमारा बैच फिनिश होने में क्लास बढ़ जा रही है, करीब करीब 15 क्लास हमारी बढ़ जा रही हैं बैच फिनिश होने तक। तो मैं यही सोच रही हूँ कि और आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ें, तो हम इस क्लास को 1.5 घंटे का समय लेके चलेंगे कि हम अपनी क्लास को लगभग 1.5 घंटे तक हम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी लोग तैयार हैं, और आप मतलब ये जल्दी ख़त्म करने वाली चीज़ मत करिएगा कि क्लास जल्दी ख़त्म कर दो, ठीक। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे देखा ऊष्म व्यंजन, जिसको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। अब इसमें आप समझिए कि किसे कहते हैं, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्मा उत्पन्न करे। देखो क्या होता है कि इन व्यंजनों के उच्चारण में जो हवा है वो रगड़ खा के निकलती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो ऊष्मा उत्पन्न करती है तो इसलिए इनका नाम ऊष्म व्यंजन भी रख दिया है, और रगड़ खा के निकलती है इसलिए संघर्षी व्यंजन भी कह दिया जाता है। इनको दोनों तरह के नाम दिए हुए हैं उसकी प्रकृति पर, उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। अब ये 4 में हमारे कौन से हैं, देखो अब ये जो हमारे तीनों श हैं, इन तीनों श के साथ भी सेम कंडीशन होती है जैसे हमने पंचमाक्षर में देखी। तो अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ, इनके उच्चारण में सबको प्रॉब्लम होती है लगभग। जैसे जैसे हमारी बोलियों में बटे हुई जगह हैं, हमारे स्थान परिवेश, इन सब का असर हमारे उच्चारण पर काफ़ी आता है। जैसे जिसकी जो बोली होती है वो अपनी बोली की एक टोन को लेकर रखता है। जैसे हम बात करें हरियाणा, तो हरियाणा की जो टोन है थोड़ी खड़ी है। लेकिन हम बात करें जैसे जो बिहार की तरफ अगर हम देखें तो बिहार की जो टोन है वो थोड़ा किसी भी चीज़ को खींच के बोलने वाली है, मतलब लंबा करके बोलने वाली है। ऐसे ही हर जगह की जो बोलियां हैं, हर जगह की बोलियों में उसकी हर इंसान की जो एक टोन है वो अलग हो जाती है। तो कई बार इस टोन के कारण हम जो किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं वो सटीक नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हम किसी शब्द का उच्चारण सटीक नहीं ले पाते तो हम वर्ण का उच्चारण सही न सीखें। समझ रहे हैं ना। जैसे अक्सर आप मुझे देखेंगे, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरी जो बोली है वो खड़ी बोली है, और खड़ी बोली की एक अपनी अलग टोन है। उसके टोन में क्या होता है कि जो तीनों श हैं, इन तीनों श को स ही बोला जाता है, अलग अलग अंतर नहीं करते। तो वहाँ पे अब यही कारण है कि ये खड़ी बोली का अपना एक गुण है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम उस चीज़ पर ध्यान रखकर उच्चारण करते हैं तो हम सही उच्चारण करते हैं। लेकिन अगर हमारा ध्यान नहीं है, हम फ्री हैं, तो हम अपनी टोन में आ जाते हैं। टोन में आने के कारण हमारा उच्चारण अलग हो जाता है। तो इसी तरह से आपको सीखना है, क्योंकि आपको सीखना है अपने उच्चारण के लिए, क्योंकि आपको सीखना है अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको सीखना है अपने लिए। तो देखो यहाँ पे जो मैं चीज़ बता रही हूँ, आप मेरे उच्चारण के आधार पर मत जाइएगा कि अगर मैं कभी बोलते हुए जो हमारा तालु श है इसको अगर मैं स बोल देती हूँ तो आप इस वाले उच्चारण पे मत जाइएगा कि मैडम गलत बोल रही है। अगर मैडम गलत बोल रही है, मैडम की टोन है, वो मैडम की प्रॉब्लम है। लेकिन मैडम आपको सिखा तो सही रही है ना, मैडम आपको उच्चारण तो सही बता रही है ना कि इसका उच्चारण क्या आपको बोलना है। तो आपको फोकस उस चीज़ पे करना है। तो ध्यान दो, अब आपको यहाँ पे इनका उच्चारण कैसे सीखना है, इसमें काफ़ी सारे छात्रों को प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसमें प्रॉब्लम उच्चारण में होती है, इसमें प्रॉब्लम आपको लेखन में होती है। ना ही तो उच्चारण की कोई विधि है इनकी अलग, और ना ही इनकी लेखन की विधि है कि आप कैसे अंतर कर पाएंगे कि कौन से शब्द में कौन सा श हमें प्रयोग करना है। इसके कोई नियम नहीं है, कोई विधि नहीं है। तो फिर आप कैसे सीखेंगे? आप सीखेंगे केवल और केवल अभ्यास से। जितना ज़्यादा आप लेखन का अभ्यास करेंगे आपकी लेखनी ठीक हो जाएगी, जितना ज़्यादा आप मौखिक अभ्यास करेंगे आपका उच्चारण ठीक हो जाएगा। बात समझ गए? अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, इन तीनों श का उच्चारण आपको कैसे करना है। देखो इन तीनों श का अगर हम एक ध्वनि मान लें कि ये स, ठीक है, हम ये स वाली ध्वनि को लेकर चलते हैं। अगर हम मान लें तो इसी ध्वनि का उच्चारण हमें उच्चारण स्थान के आधार पर करना है, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो देखो सबसे पहले आप इस स का उच्चारण करो, लेकिन दंत से नहीं तालु से करना है। आपकी जीभ ना तालु के नीचे होनी चाहिए। श, तो आप बोलेंगे श, तो जैसे ही आप श बोलेंगे तो ये जो तालु का जो सही उच्चारण है वो अपने आप उच्चारित हो जाएगा।
फिर दूसरा जो आपका मूर्धा श, तो मूर्धा श की हम बात करेंगे तो मूर्धा श का उच्चारण हमें मूर्धा से करना है। अब आप जैसे मूर्धा का उच्चारण क्या है, तो ट ठ ड को याद रखिए। तो आप एक बार ट ठ ड का अभ्यास करके देख लो भाई, ट ठ ड, आपकी जीभ जैसे मुड़ रही है, जहाँ जा रही है उसी जगह पे ले जाके आपको इस श का उच्चारण करना है। तो आप करेंगे यहाँ पे इसको श, तो जैसे ही श बोलेंगे अपने आप वो जो ध्वनि निकलती है श, वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो इसे अब इसके बाद ये सा आ गया, ये दंत से है, दांत से बोला जाएगा। ठीक है, तो दांत से बोला जाएगा तो आप आराम से बोल सकते हैं। अब इसको देखिए कैसे आप करेंगे, इसको बोलिए तालु श। तो जैसे ही याद रखने के लिए, जैसे ही आप बोलेंगे तालु श, तो जैसे ही तालु श कहेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इसका उच्चारण मुझे तालु से करना है। तो आप करेंगे तालु श। और ये मूर्धा श, तो जैसे ही आप मूर्धा बोलेंगे तो आप मूर्धा की जगह जीभ ले जाके बोलिएगा इसका उच्चारण मूर्धा श। ठीक है, उसी तरह से ये इसको याद रखना है दंत स, तो दंत स आपको याद आ जाएगा उच्चारण। तो इनका उच्चारण आपको ऐसे ही सीखना है, ये तालु श, ये मूर्धा श, ये दंत स। ठीक है, तीनों में उच्चारण आपको आसानी से पता चल जाएगा, अंतर भी पता चल जाएगा। और ये जो हमारा ह है, इस ह का उच्चारण स्थान है स्वर यंत्र यानी कंठ के भीतर से, तो इसको स्वर यंत्रीय वर्ग में भी रखा गया है। साथ ही साथ इस ह को काकल्य वर्ण भी कहा गया है। क्या कहा गया है? काकल्य वर्ण। ठीक है, इस स को क्या कहा, इस ह को क्या कहा गया है? काकल्य वर्ण कहा गया है। चलिए, तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ण है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारा क्या होता है, देखिए संयुक्त व्यंजन को देखते हैं। तो संयुक्त व्यंजन हम कह सकते हैं जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखो, अब आपको याद रखना है संयुक्त स्वर वाली कहानी। जैसे आपको पता है कि जब आपने संयुक्त स्वर पढ़ा था तो उसमें भी दो वर्ण आपस में शामिल हुए थे, यानी दो जो स्वर थे वो आपस में मिलकर उन्होंने एक नए वर्ण का उत्पन्न किया था। ऐसे ही जो हमारे यहाँ पे वर्ण दिए हैं, यानी हिंदी वर्णमाला में ये 4 माने गए हैं। ऐसे तो देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये 4 नहीं होते अगर वास्तविकता की बात करें, क्योंकि कुछ पॉइंट आपके आएंगे, ऐसे पॉइंट हैं यहाँ पर जो आगे आपको शब्दों को लिखने में प्रॉब्लम करेंगे, वर्ण विच्छेद में प्रॉब्लम करेंगे, आएंगे। तो वो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। कुछ फैक्ट ऐसा होगा जिसे हमें मान के चलना पड़ेगा। जब कभी हमारी हिंदी सुधरेगी, तब अलग तथ्य बनेंगे, लेकिन अभी हमें कुछ पॉइंट मान के चलने पड़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम पहले ये जो छ है, ध्यान दीजिएगा, इसका ये जो बना है ये क और जो हमारा मूर्धा श है इससे मिलकर बना है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ हल लगा देती हूँ, मैंने यहाँ पे हल लगा दिया, तो कई बार हमारे छात्र यहाँ पे कहते हैं कि मैम हमसे परीक्षा में पूछा गया था तो हमने ये लगाया था ऐसे, इसमें हमने हल नहीं लगाया था, तो ये कैसे हो गया। तो ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके नीचे मैंने यहाँ पे कोई हल नहीं लगाया, इसमें स्वर शामिल है तो हम स्वर इसमें शामिल रखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे स्वर लगाया, स्वर को हटा दिया है, यहाँ मैंने हल लगा रखा है नीचे, तो मुझे दोनों वर्णों के नीचे हल लगाना पड़ेगा। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है और इस बात को समझाना नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। बट फिर भी हमारे छात्र यहाँ से प्रश्न करते हैं, उनको डाउट हो जाता है कि यहाँ पे ये आएगा कि ये आएगा। तो देखो, आपको एक स्वभाव से इस बात को जानना है कि यहाँ पे कोई हल नहीं है, इसका मतलब इसमें स्वर शामिल है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अगर ये ऐसे आ जाए तो ये क्या गलती हो जाएगी? इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो चीज़ को समझना, अगर हमने यहाँ पे कोई हल नहीं लगाया हुआ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ऊपर हल लगा है तो यहाँ हल होगा, अगर यहाँ हल नहीं लगा तो यहाँ हल नहीं लगाना। इससे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर परीक्षा में कभी आए तो इस बात का फोकस करना, अगर यहाँ हल दिया है तो हल वाला खोजना पड़ेगा, और यहाँ हल नहीं दिया तो यहाँ बिना हल का ही आप इसको रखेंगे। ठीक, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई, और यही हिसाब किताब बाकी सबके साथ है। ठीक, क्योंकि मैं व्यंजन लिख रही थी, मैंने इसको नहीं रखा यहाँ पर।
अब हम बात करेंगे इसकी, तो ये त्र जो है ये हमारा दो वर्णों से मिलके बना है, त और र, ठीक है। इसी तरह से हम इसकी बात करेंगे ग की, तो ये हमारा दो वर्णों से मिलके बना है, ज और पंचमा अक्षर इसका य, ठीक है, इससे मिलकर बना है। अब इसकी बात करें हम, तो ये श्र हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्णों से, सॉरी शब्द नहीं वर्णों से, तो श और र, ठीक है, इनसे। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके साथ आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न क्या आता है वो समझिए। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि ये वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तब आपको यहाँ पे ऐसे लिखना होगा। आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कई बार वर्तनी शुद्धि के लिए आ जाता है, तो आपको इन बातों को समझनी है। अब अगर वास्तविकता से देखा जाए तो हमारे जो संयुक्त वर्ण हैं वो दो ही हैं बस। कौन से? एक छ और ग, क्योंकि इनका अस्तित्व कभी भी बदलता नहीं है, ये जैसे हैं ज्यों के त्यों ही प्रयोग होते हैं हर जगह। अब कई सारे छात्र ये कहते हैं वर्ण विच्छेद में हम इसको क श लिख सकते हैं क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना कभी भी। जब कभी वर्ण विच्छेद करने को आए तो ध्यान रखना ये छ और ये ग, इन दोनों वर्णों को कभी भी अलग अलग करके मत लिखना। लेकिन ये जो हमारे दोनों है ना, त्र और श्र, ये कभी कभी हमारे अलग करके लिख दिए जाते हैं। इनको ऐसे ही लिखते हैं ना, त और र, और ये श और र, इस तरह से लिखे जाते हैं। लिख दिए जाते नहीं है बल्कि लिखे ही जाते हैं, ठीक। इसके साथ एक फैक्ट और आपको यहाँ पे बताती हूँ। आपने देखा होगा कि एक शब्द लिखा होता है श्रृंगार। ये श्रृंगार शब्द है, इसको गूगल हमेशा ऐसे लिखता है, गूगल हमेशा ऐसे लिखता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आयोग ने भी ऐसे ही लेके प्रश्न लिख दिया, हमारे आयोग ने भी ऐसे ही प्रश्न दे दिया, फिर बाद में उस प्रश्न को काट दिया, निकाल दिया परीक्षा से, ठीक है। तो आपको इस बात को समझना है कि ऐसा क्यों है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये हमेशा गलत क्यों होता है, ये वाली बात आपको समझा देती हूँ। फैक्ट केवल और केवल श्रृंगार की नहीं, अगर कहीं आपने श्रृंग भी लिखा हुआ देख लिया ना, श्रृंग, श्रृंग शब्द आता है, अगर इसमें भी यहाँ पे ऐसे लगा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको कैसे पहचानना है ये चीज़, तो अब मैं आपके लिए इसमें ना आपको एक फैक्ट बताती हूँ। एक चीज़ आपको सीखनी है, जो आज सीख लेना, किताब तो कोई नहीं बताएगी, ये चीज़ मैं बता रही हूँ, किताब तो कोई नहीं बताएगी। कोई टीचर आपको बता सकता है, नहीं बता सकता, वो अलग बात है, पर किताब आपको नहीं बताएगी इस चीज़ को जो मैं बताने वाली हूँ। आपकी परीक्षा में प्रश्न भी आता है इससे। परीक्षा ने प्रश्न पूछा कि निम्न में से, यानी व्यंजन में से या निम्न में से वह कौन सा वर्ण है जिसमें री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। आप बताएंगे, आप लोग बताइए, पूरे हिंदी वर्णमाला में वह कौन सा व्यंजन है जिसमें री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। परीक्षा में प्रश्न आया है, ये जल्दी से बताइए फटाफट से, आप सभी को ये बात बतानी है मुझे। मैं इंतजार कर रही हूँ आपके प्रश्न का, आपके उत्तर का, सॉरी प्रश्न का नहीं, आपके उत्तर का इंतजार कर रही हूँ। मैं फिर से प्रश्न को दोहराती हूँ। मैंने आपसे कहा, पूछा है कि री, जो री है हमारा वर्ण, उसकी मात्रा हमारे व्यंजन के किस व्यंजन में नहीं लगती है। कौन सा ऐसा व्यंजन है हमारी हिंदी वर्णमाला के अंदर जिसके अंदर ऋषि, यानी र ऋषि जिसे आप बोलते हो, री वर्ण की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। मतलब ये इस मात्रा का, ये जो है, आपने देखा हमने क के साथ तो लगाया था, क के साथ हम लिख रहे थे इसको। जल्दी से बताइए फटाफट, कोई नहीं जवाब दे रहा, पूरी क्लास शांत है। चलो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना, वो वर्ण होता है र। कभी भी आप इस र के नीचे इस तरह से इस मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, इस मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं र के साथ, क्योंकि अगर आप इसको करेंगे तो आप उच्चारण क्या देंगे, री, क्या उच्चारण लेंगे इसका। जैसे आपको पता है, ये हो गया र, ये हो गया रा, ये हो गया री, ये हो गया री, ये हो गया, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हो गया रू और ये हो गया रू। तो आप इसको ऐसे प्रयोग नहीं करते, ये गलत है। यानी री
की मात्रा का प्रयोग र के साथ नहीं होता, क्योंकि इस स्वर का उच्चारण और इस व्यंजन का उच्चारण एक ही है। तो एक ही उच्चारण होने की वजह से इसका उच्चारण इसके साथ नहीं होता, ये मात्रा हमें नहीं लगाई जाती। अब देखो यहाँ पर, तो फिर ये वाली बात हमें समझ में आ गई। तो आपको ये पता है कि ये जो वर्ण है ये किससे मिलके बना है, तो ये बना तालु श और र से मिलकर। तो अब ये बताइए कि अगर हम इसके साथ ये लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तालु श, ये हो गया र, और इसके बाद यहाँ पे री की मात्रा। अब खुद बताइए, इसके साथ इसका प्रयोग जब होता ही नहीं है तो ये कैसे हो जाएगा, समझ गए ना। तो याद रख लीजिएगा जीवन में कि इसका प्रयोग इस तरह से, यानी र के बाद री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। इसलिए कभी भी जब भी आप जैसे लिखेंगे श्रृंगार, तो श्रृंगार में ये जो होता है इसका क्या मतलब होता है, इसको अगर आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब होता है तालु श के बाद री की मात्रा का प्रयोग। ठीक है, तालु श के बाद री की मात्रा का प्रयोग, यहाँ पे पंचमाक्षर आ जाएगा। ये हमारा ये बिंदी जो है पंचमाक्षर है, किसकी, क वर्ग की। अब क वर्ग का पंचमाक्षर हमको कैसे पता चलेगा मैम, आपने तो बिंदी को इसमें बदल दिया। तो ध्यान रखिए, वर्तनी जब हम पढ़ेंगे आज से तीसरी क्लास में, तो मैं वहाँ पे आपको इस बारे में समझाऊंगी। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा ग, इसका स्वर हो गया आ, फिर हो गया र, र का स्वर हो गया अ। तो इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद होगा, ये बात ध्यान रखिए। तो इसीलिए जब भी कभी आप देखो कि ये श्रृंगार ऐसे लिखा है, आंख बंद करके काट देना उसको, समझ गए, आंख बंद करके काट देना। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ जैसे मान लो यही चीज जो आपका ये त्र है, कभी भी इस त्र के साथ ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। ये भी बात समझ लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपको पता है ये त के बाद र है, तो र के बाद री नहीं आएगा। ठीक है, इसमें ये भी अब आपको ये पता चलता है कि इस री की मात्रा का प्रयोग हमारे जो व्यंजन हैं उनमें सबसे पहले हम लिखेंगे र के साथ नहीं होगा, और इस र के ही सहयोग से बनने वाले वर्ण एक ये और एक ये, इनके साथ नहीं होगा। तो ध्यान रखना, परीक्षा में अगर ये प्रश्न कभी आए कि री की मात्रा का प्रयोग किसके साथ नहीं पाया जाता है, अगर इस तरह से प्रश्न आता है कि री की मात्रा का जो री है इसकी मात्रा का प्रयोग किन व्यंजनों के साथ नहीं होता, तो आपको ऑप्शन में इन 3 व्यंजनों में से खोजना होगा, केवल और केवल इन 3 व्यंजनों में से कोई एक दिया है या नहीं। ठीक, बात समझ में आ गई। अगर ना समझ में आया हो तो मैंने जो कहा इस बात को फिर दोबारा सुन लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन हम कहते हैं यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग को उत्क्षिप्त वर्ग भी कहा जाता है। परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है, ये बात ध्यान रखना। आपसे पूछा गया था कि स्पर्श व्यंजन में उत्क्षिप्त वर्ग कौन सा है, तो स्पर्श व्यंजन में उत्क्षिप्त वर्ग था ट वर्ग, क्योंकि जीभ पहले ऊपर उठती है, मूर्धा को छूती है और झटके के साथ नीचे गिरती है इसमें भी। तो ये वर्ण हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसको हमने नाम दिया है दूसरा द्विगुण व्यंजन। ठीक है, इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा गया है। वैसे तो आगे लिखा है, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। और ये कौन से हैं? ड और ढ। देखो इनका उच्चारण जो है लगभग हमारे इस ड और ढ के जैसा ही होता है। ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण। अब ये क्या है अल्पप्राण महाप्राण, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो ड है और ये ढ, इन दोनों का ही जैसा इसका उच्चारण होता है लगभग। और ये वर्ण हमारे हिंदी भाषा के हैं।
ठीक है, किस भाषा के हैं? हिंदी भाषा के हैं। संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग नहीं मिलता है, इन वर्णों का प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं मिलता है। चलो देखो, तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि ये जो हमारे शब्द हैं, यानी उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ये ट और ड के बारे में, सॉरी, ये ड और ढ के जैसे ही प्रयोग होते हैं। इनका स्थान भी वर्णमाला में वहीं होता है जहाँ ये होते हैं। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हम कैसे अंतर करेंगे कि कहाँ ये लिखा जाए और कहाँ पर ये लिखा जाए बिना बिंदी वाला। यानी ऑप्शन आएगा, प्रश्न आपके दिमाग में आएगा, कहाँ बिंदी वाला लगाएंगे, कहाँ पे बिना बिंदी वाला लगाएंगे। तो इस समस्या को भी हम वर्तनी वाले टॉपिक में ही, यानी आज से तीसरी क्लास में ही पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल और चर्चा करेंगे। जैसे मान लो हमारे बहुत सारे शब्द होते हैं और यहाँ से हमारी परीक्षा में प्रश्न भी आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलो आज हम यहीं तक करते हैं, इतना ही करते हैं। इसके बाद हम कल व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे कि व्यंजनों को हम अलग और किन किन चीज़ों में मतलब कैसे वर्गीकृत कर लेते हैं, इनके बारे में। ठीक, तो अब मुझे आप लोग ये बताइए, अगर आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं कोई समस्या है, तो आप जल्दी से फटाफट, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, दिक्कत, कोई भी चीज़ है तो आप जल्दी से आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, चलो जल्दी से बताओ। और अगर कोई समस्या या परेशानी नहीं है तो फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। मैम सुपर टेट के बारे में बता दो प्लीज़। सुपर टेट के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? सुपर टेट में आपके जो परीक्षा है, अगर उसमें हिंदी के प्रश्न आते हैं तो हिंदी के प्रश्न के बारे में परीक्षा आप दीजिए। मैंने अभी सुपर टेट के बारे में नहीं देखा है कि सुपर टेट है क्या। ठीक है, मतलब उसमें आपका यानी सिलेबस क्या है वो मैंने अभी देखा नहीं है। मैं एक बार देख लेती हूँ आज, उसके बाद में ही कुछ बताऊंगी आपको। ठीक, एक बार वापस बता दीजिए, किस बात में, किस बात के लिए? बिहार एसआई के बारे में बता दीजिए। बिहार एसआई के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? देखो, आपको मैं बताती हूँ, ये एग्ज़ाम के बारे में मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो काम आपका है वो काम आप टीचर के ऊपर क्यों थोपते हो? मैं आपको सच बता रही हूँ, क्या काम है आपका? आपका ये, अगर आप बिहार एसआई देना चाहते हैं, आप यूपी एसआई देना चाहते हैं, आप एमपी एसआई देना चाहते हैं, मैंने आपको अपना सिलेबस दिया है कि हिंदी का सिलेबस क्या है। आप उसका नोटिफिकेशन देखिए, जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन में ये देखिए कि ये हमसे किस किस के बारे में पूछेगा, प्रश्न हमसे क्या क्या करने वाला है। आप वहाँ पर अपना सब्जेक्ट देखिए कि आप, अगर उसने दे दिया सामान्य हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछूंगा, तो अब उसने एक जगह ये भी दिया होगा कि सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक वो पूछेगा। अगर वो सामान्य हिंदी के वो टॉपिक आपको नहीं बताता है कि कौन कौन से पूछूंगा, तो सिर्फ सीधा सिंपल बस ऐसे ही बताता है कि सामान्य हिंदी, तो आप समझ लीजिए कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ फिर वो सारा आएगा। अगर वो टॉपिक बताता है तो फिर आप अपने पाठ्यक्रम में जाके टॉपिक मेल करिए कि हमें हमारे एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाएगी, ये चीज़ मैम बताएंगी, मतलब इनके सिलेबस में है या नहीं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैम कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, क्या करना है पर्यायवाची शब्द का? पढ़ाओ पढ़ो, मैं भी आप लोगों को कुछ करवाऊंगी आगे। संयुक्त स्वर बता दीजिए मैम। संयुक्त स्वर में इसमें क्या बताना है दोबारा? मैंने आपको बताया तो था इसमें। संयुक्त स्वर आपको इस सिंपल इतना देखना है किस किस वर्ण से मिलके बना है। ये वर्ण आपका मिलके बना है क और मूर्धा श से। ठीक है, ये वर्ण मिलके बना है आपका त और र से। ठीक है, ये वर्ण मिलके बना है आपका ज और य से। ठीक है, और ये वर्ण मिलके बना है आपका तालु श और र से। और क्या है इसमें?
बस ये आपको याद रखना है, इसमें कुछ और समझाने वाली बात नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि ये वर्ण इसीलिए संयुक्त वर्ण कहे गए हैं। जो यहाँ पे दिया है हिंदी वर्णमाला में ये 4 होते हैं, ये वाली बात रटनी है। छ इनसे मिलके बना है, ये रटना है। ग इनसे मिलके बना है, ये रटना है। त्र इनसे मिलके बना है, ये रटना है, रटना नहीं ध्यान में रखना है। और श्र इनसे मिलके बना है, ये ध्यान में रखना है। इतना आपको ध्यान में रखना है। वो जो मैंने आपको बताया श्र के बाद, यानी कि ये अगर ये जब भी आएगा तो ये बाकी सारी मात्राओं के साथ आएगा, ठीक है। जैसे हम मान लो श्री लिख रहे हैं तो श्री ऐसे लिख जाएगा। लेकिन अगर ये श्रृंगार, श्रृंगार में अगर ऐसे लिख गया, यानी इसमें री की मात्रा ऐसे आ गई, तो ये हमेशा गलत होगा। मैंने ये बताया है कि अगर जब भी कभी श्रृंगार होगा तो आपको ध्यान रखना है श्रृंगार में ये ऐसे होगा। और इसका मतलब ये होता है ये वाला स, और इसमें हमारी ये री की मात्रा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये वाली बात मैंने आपको समझाई है यहाँ। उच्चारण से दंत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये प्रश्न है, उच्चारण से दंत नहीं है त न द ट। अरे तो इसमें आपको सीधा सिंपल सा ट तो पता चल रहा है ना, त था द ध न, ये तो दंते वर्ण है। जब ये दंते वर्ग है ही, अगर त आ गया तो त के पांचों क्या हो जाते हैं, दंते वर्ग हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपका दिया ही हुआ है ट। ट आपने क्या पढ़ा है, मूर्धा में पढ़ा है। ये इसमें ऐसा कौन सा सवाल था ऐसा कि जो आपको लिख कर पूछने वाली बात हुई। हाँ, अब तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको अपने आप पता चल जाना चाहिए और कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। उच्छिप्त व्यंजन में ड ढ यह भी होता है क्या मैम? देखो, जो आप ये दे रहे हैं ये आप क्या लिख रहे हैं मैं समझ नहीं पाई। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या इनके नीचे जब बिंदी होती है क्या इनके नीचे हल होता है, तो बच्चा होता है। जब इनमें स्वर नहीं होगा तो आपको हल ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाली बात आप पूछना चाह रहे हैं तो वो मैंने बता दिया। और ये जो आप कह रहे हैं यहाँ पे अगर ऑब्लिक ये लगाया हुआ है तो वो ऑब्लिक इसलिए नहीं है कि या तो ये दोनों के लिए है। वो ऑब्लिक बस इसलिए लगाया है कि दो ही रखती है। तो कॉमा लगना चाहिए था, ऑब्लिक लगा दिया है। मुझे लगता है सौरभ यादव आप कहीं भटक गए हैं। आप कह रहे हैं जैसे आकाश, अंबर, वस्त्र, अंबर, मोर, सारंग, सर्प, सारंग और भी बहुत। अच्छा, इनमें आप पर्यायवाची के लिए बोल रहे होंगे। तो देखो बेटा, थोड़ा सा सब्र रखो, आपको शब्दावली पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, ठीक है। कुछ शब्द हमारे क्या होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अनेकार्थक शब्द के नाम से जाने जाते हैं। अनेकार्थक, अनेकार्थक का मतलब होता है अनेक अर्थ रखने वाले शब्द। तो जैसे ये सारंग और ये अंबर, ये दोनों अनेकार्थक शब्द हैं।